Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be in best of your health. And we are about to finish chapter number 14. And today we want to discuss the last topic of this mammoth chapter. And that very topic is immunity. What is basically immunity? इसको हम आम ज़बान में अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बोल सकते हैं, अपनी बॉडी का दिफाई निज़ाम कह सकते हैं, और इसे हम उर्दू में क़ुव्वत मुदाफ़अत भी बोलते हैं. राइट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी बेसिकली किस प्रोसेस का नाम है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बोलेंगे कि नंबर 1 कि ये मेरी बॉडी की ऐसी सलाहियत है जो एक फॉरेन पार्टिकल को रिकग्नाइज कर सकती है, और उसके बाद हमारी बॉडी की ऐसी प्रोसेसेस को ट्रिगर करवाएगी, स्टार्ट करवाएगी, जो उन आइडेंटिफाइड पार्टिकल्स को बॉडी में से प्रॉम्प्टली, क्विकली, इफेक्टिवली क्या करे, उसे इमोबिलाइज कर दे और फिर बॉडी में से निकाल के उसे बाहर फेंक दे. तो इस प्रोसेस का नाम है बेसिकली इम्यूनिटी. अब इसकी जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं और डेफिनेशन के बारे में फर्दर बातें करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. Yes, my dear doctors, we want to discuss what the process of immunity. और इसके लिए हम सबसे पहले लिख रहे हैं what the definition. Immunity is the ability of the body to number 1 recognition होता है पहचानना, कि मैं पहचानूं किस चीज को, फॉरेन पार्टिकल्स को, FOREIGN फॉरेन पार्टिकल्स. इसका मतलब मेरे पास क्या है? इसका मतलब मेरे पास ये माय डियर स्टूडेंट्स कि मेरी बॉडी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सलाहियत दी है कि वो उन पर्टिकुलर चीज़ों को कि जो मेरी बॉडी का आम तौर पे हिस्सा नहीं है, अगर वो मेरी बॉडी में एंटर हो जाएं तो वो उससे पहचानेंगी कैसे, एज अ फॉरेन पार्टिकल. यानी कि मेरी बॉडी में ये सलाहियत है कि वो पिक द ऑड वन आउट. यानी कि अगर कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं कि देयर इज़ अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7, राइट, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसमें 1 3 5 7 की बजाय 1 3 4 7 लिख दूं तो फौरन तौर पर पहचान लेंगे कि सर इसमें जो 4 है इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ द ऑड वन. ये बिल्कुल फिट नहीं हो रहा बाकी नंबरों के साथ, राइट. तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं किसको, एबनॉर्मल चीज़ को. यही सलाहियत मेरी बॉडी के पास भी प्रेजेंट है कि वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेती है, बहुत क्विकली, राइट. जब उसे बहुत जल्दी से क्विकली से आइडेंटिफाई कर लेती है तो फिर क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी अपनी सेल और सेल प्रोडक्ट्स को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी. किस पर्पस के लिए? टू इमोबिलाइज द पार्टिकल्स, टू इमोबिलाइज, राइट, इमोबिलाइज द पार्टिकल्स. ठीक है. अब एक दफा ये इमोबिलाइज हो गए तो फिर इनको बॉडी में से इफेक्टिवली और क्विकली रिमूव करना बड़ा आसान हो जाएगा. टू रिमूव क्विकली, बहुत तेजी से, एंड इफेक्टिवली, कि दोबारा ये मेरी बॉडी में आसानी से ना घुसे. तो ये जो सारे का सारा प्रोसेस है इसे हम लोग नाम कर देते हैं इम्यूनिटी का, राइट. दोबारा से इसको रिपीट करते हैं कि जब भी मेरी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो सबसे पहली मेरे अंदर खूबी होनी चाहिए कि मैं अपनी नॉन सेल्फ प्रोटीन्स को, नॉन सेल्फ पार्टिकल्स को पहचान सकता हूं. अगर मैंने पहचान लिया है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट कर देना चाहिए.
और उसकी तमाम प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट कर देना चाहिए कि जो उस फॉरेन पार्टिकल को इमोबिलाइज कर दे, और इमोबिलाइज करने के बाद, इमोबिलाइज का मतलब है उसे हरकत ना करने दे, समथिंग लाइक इट कि जैसे अगर मेरे पास कोई मेरा एनिमी हो और मेरे कुछ बॉडीगार्ड्स हो, वो उसको पॉइंट कर लें तो वो उसके ऊपर अपनी गन्स पॉइंट कर दे कि यू शुड नॉट मूव, इफ यू विल मूव वी विल शूट यू, राइट। तो सेम इज द केस है कि जब भी वो पार्टिकल्स इमोबिलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद उसको फिर वहां से किल करना, उसको मारना, उसको रिमूव करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारी बॉडी में बॉडी को डिफेंस करने के लिए कितने कितने पार्ट्स हैं, कितने कितने मैकेनिज्म है, तो उसका आंसर मेरे पास ये है कि हमारे पास 3 लाइंस ऑफ एक्शन है टू डिफेंड द बॉडी। नंबर वन इज कॉल्ड एज फिजिकल बैरियर्स, कि मेरी बॉडी अपने आप को फिजिकल बैरियर्स से क्या करती है, बचा के रखती है, फिजिकल बैरियर की मदद से बचा के रखती है। फॉर एग्जाम्पल द वेरी लार्ज टिश्यू, perhaps the largest tissue of your body, largest organ of your body is skin, ठीक है। तो ये जो मेरी स्किन है, अगर आप इसके आउटर मोस्ट सेल्स को देखें तो आउटर मोस्ट सेल्स आर डेड, ठीक है। ये हमेशा कैसे होते हैं, डेड होते हैं और ड्राई होते हैं, और इस पर्टिकुलर वजह से यहाँ पे कोई चीज़ आके मेरी बॉडी पे पेनिट्रेट नहीं कर सकती, और ये एक नेचुरल ड्रेसिंग के तौर पे काम कर रही होती है। आपको पता है कि जब कभी इंजरी होती है तो हम डॉक्टर्स की सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया को किसी एंटीसेप्टिक से वॉश करें, और वॉश करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल उसकी हम ड्रेसिंग कर दें, बिकॉज जब तक वो ड्रेसिंग नहीं है, दैट पर्टिकुलर वुंड इज ओपन, तो दैट वेरी पेशेंट इज मोर ससेप्टेबल टू एनी सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, बैक्टीरिया और वायरस, राइट। तो ये पहला हम लोग काम ये कर रहे होते हैं कि हम उसको बचाएं। आम हालात में हम ड्रेसिंग क्यों नहीं करके रखते हैं, बिकॉज माई स्किन इज द नेचुरल ड्रेसिंग ऑफ माई बॉडी। नंबर 2, इसके अलावा जो चीज मेरे पास प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स। ये भी आपको पता है कि हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, फॉर एग्जांपल द ट्रेकिया, द लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया, लाइनिंग ऑफ द नेजल चेम्बर, nature is basically blessed, nature has blessed us with these particular products, और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में ये एबिलिटी होती है कि नॉट ओनली इन चीज़ों को कैप्चर कर सकता है, उसको इमोबिलाइज कर सकता है, बल्कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा के समटाइम उसे वहां से वॉश आउट भी कर सकता है। और प्लस यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस, और वो वाले मैक्रोफेजेस इन म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग्स के ऊपर पेट्रोलिंग करते रहते हैं और उनको डेफिनेटली एनगल्फ कर सकते हैं। तो ये होगी मेरे पास एक पहला वे, क्या कि ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर होते वक्त ही पकड़ लिया जाए। इसकी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल आप लोगों की आईज में भी प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारी आईज हैं उनके अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है। आपको पता है कि ये वाले ग्लैंड्स नॉट ओनली मेरी आइज को लुब्रिकेट करते रहते हैं, बल्कि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एंटीबायोटिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ मेरी आंख में आएगी तो हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को रिलीज करेंगे और उस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज की मदद से किल कर देंगे। तो उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे पास सेकेंड लाइन ऑफ यू कैन से डिफेंस है हमारे पास इन द लाइन ऑफ फायर, वो क्या है मेरे पास, सेकेंड थिंग इज द सेल्स। मेरी बॉडी में डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, नाम आपने पढ़ रखा है। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं मैक्रोफेजेस की, माइक्रोफेजेस की, जिन्हें हम आम जबान में क्या बोलते हैं, फेगोसाइट्स। तो these particular cells, they are second line of defense that can carry out the process of phagocytosis. So these particular cells carrying out the process of phagocytosis are known as what, phagocytes. So these particular phagocytes, they are the second line of defense. लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और थर्ड मैकेनिज्म भी है, एंड दैट वेरी थर्ड मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज, जो हमारा टॉपिक है आज, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम। आए हम नेक्स्ट बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं और देखते हैं कि मेरे इस इम्यून सिस्टम के मेरे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं। Yes, my dear students, we are in the second column of the board, और इसमें हम देख सकते हैं कि we want to discuss the components. तो very first component are the cells, right? और आपको ये बात पता है कि वो वाले सेल्स के जो मेरी ये प्रोसेस ऑफ एनगल्फमेंट कर रहे हैं, हम लोग उनके नाम क्या देते हैं, बेसिकली लिम्फोसाइट्स का, राइट? तो इन पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स को अगर मैं देखूं
तो ये इम्यून सिस्टम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और अगर मैं इनकी आपसे टाइप्स की बात करूं तो इनकी दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक को हम नाम देते हैं क्या, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स बी लिम्फोसाइट्स हैं, आप जरा ये सुन के हैरान होंगे कि तकरीबन आज से 500 साल पहले, आज से 5 सदियां पहले ये पर्टिकुलर सेल डिस्कवर हुए थे और इन पर्टिकुलर सेल्स का नाम था बी लिम्फोसाइट। सवाल ये है कि हम इन्हें बी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज कि इनको क्लोएका ऑफ द बर्ड्स में सबसे पहले डिस्कवर किया गया, ठीक है। और उस पर्टिकुलर सैक को या थैली को जिसमें डिस्कवर हुए थे उसे हम बोलते हैं बरसा। तो बरसा का मतलब मेरे पास होता है सैक, ठीक है, a cavity that is basically enclosed by a membrane that is called as basically what, the bursa। तो इस पर्टिकुलर बरसा के अंदर क्या प्रेजेंट थे मेरे पास, वो स्पेसिफिक सेल्स जो डिफेंस सिस्टम है हमारा काम कर रहे थे या बर्ड्स का काम कर रहे थे। तो चूंकि सबसे पहले इनको उन्हीं बर्ड्स में, एव्स में डिस्कस किया गया था, तो आज तक हम उनको उसी नाम से जानते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये कि इन केस ऑफ मैमल्स देयर इज नो बर्सा बट द बी लिम्फोसाइट्स डू एग्जिस्ट इन आवर बॉडी। सो सवाल ये है कि अगर हमारी बॉडी में बरसा नहीं है, ज़रा क्लोएका नहीं तो बरसा भी नहीं होगा, तो फिर हमारी बॉडी में ये सेल्स कहाँ बनते हैं। तो आंसर इज कि हमारी बरसा वाला काम हमारा वाइट बोन मैरो कर रहा है। तो हमारे वाइट बोन मैरो में पाए जाते हैं स्टेम सेल्स और मदर सेल्स ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो मैचुरेशन बी इन्हीं की वहीं पर हो रही होती है, अनलाइक द बरसा। अब अगली बात मेरे पास यह कि हमें इस पर्टिकुलर इवेंट पे उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को भी याद करना चाहिए कि जो आज से 500 साल पहले हमारे लिए यूनिक काम कर चुका है। एंड दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट वाज बेसिकली द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। उसे हम लोग फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं, राइट। और अगली बात मेरे पास ये हमारे जो स्टूडेंट्स के, इसने चिक्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, तो इस लिहाज से आप लोग इसे फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी मीन स्टडी ऑफ बर्ड्स भी कह सकते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड वेल्व्स इन द वेन्स, ठीक है। तो इसने सबसे पहले हमारी वेन्स में वेल्व्स को देखा था। और इसके चंद बड़े अच्छे स्टूडेंट्स में से एक बना था विलियम हार्वे, आपने नाम सुना होगा। एंड दैट वेरी साइंटिस्ट इज बेसिकली वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन हीमाटोलॉजी, और उसने हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, राइट। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम इसने किया कि इससे सबसे पहले एक एनाटॉमिकल ऑपरेशन थिएटर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सर्जिकल थिएटर, ये सबसे पहले वो बनाया था। और उस पर्टिकुलर एनाटॉमिकल थिएटर की वजह से लोगों को एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने में, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में और रिसर्च करने में बड़ी हेल्प हुई थी। तो सबसे जो पहला डायसेक्शन थिएटर था, डायसेक्शन थिएटर और एनाटॉमिकल थिएटर, इट वाज मेड बाय दिस वेरी साइंटिस्ट एंड नेम ऑफ दैट वेरी साइंटिस्ट इज हायरोनी मूसा पेब्रिचूसा, right? So this very scientist, Haironi Musa Pebrichusa, he was basically involved in the discovery of Bursa fabrichusa। और ये जो मेरे पास बरसा बता चुका हूँ एक सैक होती है, और ये फेब्रिचूसा हमने उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम से लिया हुआ है, who basically discovered it, and he was basically an Italian, इसलिए इसका नाम भी थोड़ा डिफरेंट है राइट लिखने से। इट्स नेम इज हायरोनी मूसा एंड पेब्रिचूसा। हालांकि ये FAB है, हम इसे P बोलते हैं, तो US पे ख़त्म हो रहा है लेकिन हम इसे सा से ख़त्म करते हैं। सो इट्स नेम इज हायरोनी मूसा
पेब्रिचूसा, राइट। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने, मैंने आपसे बोला था कि बहुत सारे काम के, पर्टिकुलरली इसने हमारे लिए बी लिम्फोसाइट को डिस्कवर किया, थिएटर की बात इसने की, वेज में वेल्व्स की बात इसने की, और उसने बायोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। ब्रेन की डेवलपमेंट के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। उसने मैं सबसे पहले बताया कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। सो इट्स अ वेरी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस वेरी साइंटिस्ट। तो इसीलिए अल्लाह ने इसका नाम तक जिंदा भी रखा हुआ है, राइट। सो हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ये जो सेल्स होती हैं बी लिम्फोसाइट्स, दे हैव गॉट अ वेरी की रोल। और दूसरी किस्म की जो सेल्स है हमारे पास, उसे हम क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये काफी देर बाद भी, अभी रिसेंटली कहीं 1961 में डिस्कवर हुए हैं। लुक एट दिस। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना जीनियस होगा ये वाला साइंटिस्ट हाइरोनिमस पेब्रिचूसा, कि उसने 1537 में जो सेल डिस्कवर किए थे उसके सिस्टर सेल्स फिर 500 साल बाद, तकरीबन 450 साल बाद 1961 में डिस्कवर हुए। इसको डिस्कवर करने वाला एक साइंटिस्ट था। ही वाज वर्किंग इन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड ही वाज बेसिकली जैक्वस मिलर, राइट। His name was basically Jacques Miller, right? He was basically working on mice, right? वो किसी माइस पे काम कर रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने सिर्फ और सिर्फ 1 डे ओल्ड माइस के स्टर्नम के नीचे वाले सेल्स को, यू नो वेरी वेल, कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, जिसे हम, जहाँ पे हमारे टी लिम्फोसाइट डेवलप होते हैं, इट इज लाइंग बीनीथ द स्टर्नम। तो उसने उसको सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद उसके स्टर्नम के नीचे वाले सेल्स को उसने किल कर दिया, ठीक है। तो उस 1 डे वाली माइस के स्टर्नम के नीचे लाए करने वाले सेल्स को जब रिमूव किया गया तो एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखी गई उसकी हीमेटोलॉजी में। हीमेटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ द ब्लड। तो ये पता चला कि देयर इज अ मार्क्ड डिक्रीज, there was a marked decrease in number of T lymphocytes। तो उससे मैं ये पता चला कि बेसिकली जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस तो हमारे वाइट बोन मैरो में होते हैं, लेकिन उसकी मैचुरेशन का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्टर्नम के नीचे पाए जाने वाले ग्लैंड में रखा है, जिसे हम नाम कर बोलते थे थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो इसी लिहाज से हम इसे टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, बिकॉज के ये थाइमस ग्लैंड में क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। Now we want to move to the next concept, and next concept is basically, जो आपकी बुक को फॉलो कर रहा हूं वो है मेरे पास स्टूडेंट्स के एंटीजन क्या होती है। सबसे पहले लिखते हैं हमने इसकी डेफिनेशन। तो एंटीजेंस आर वेरी स्पेसिफिक प्रोटीन्स, आर वेरी स्पेसिफिक नॉन सेल्फ प्रोटीन्स। मैंने एक वर्ड यहाँ पे आपकी नजर करना है, उसके लिए मैं उसको जाहिर है बॉक्स भी कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप लोगों के लिए हमेशा आदत से मजबूर एक स्टार भी लगा दूंगा आप लोगों के लिए। सो इट इज अ वेरी स्पेसिफिक नॉन सेल्फ प्रोटीन, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नॉन सेल्फ का वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि अगर तो प्रोटीन मेरी अपनी है या मेरी प्रोटीन जैसी है तो फिर हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कभी ट्रिगर नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता। बट अगर प्रोटीन कैसी है, नॉन सेल्फ, मेरी बॉडी उसको पहचान लेती है कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आर वेरी स्पेसिफिक नॉन सेल्फ प्रोटीन्स दैट कैन ट्रिगर what an immune response, or that can trigger the production of antibodies, right? तो हर वो प्रोटीन जो अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनवा सकती है या हम मेरे सोए हुए इम्यून सिस्टम को झंझोड़ के उठा सकती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, एंटीजन का। अब मैंने आपको बोला था कि वो मेरे सोए हुए इम्यून सिस्टम को उठा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका एक और नाम भी रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे इम्यून सिस्टम को जगा सकती है। मैंने बोला कि इट इज बेसिकली एन इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, और सिंपली एन इम्यूनोजेन means that can trigger the immune system and cause the production of what antibodies। और इसके लिए आपने हमेशा वही बात याद रखनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी बॉडी को ये प्रॉपर्टी दी है
कि मैं नॉन सेल्फ प्रोटीन ऑर्गेनाइज कर सकता हूं और मेरी बॉडी, मेरा इम्यून सिस्टम कभी मेरी अपनी सेल्फ प्रोटीन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी बॉडी खुदा ना खास्ता ऑटो इम्यूनिटी का शिकार हो सकती है, तो मेरे अपने ही सेल्स मेरी अपनी ही बॉडी को खाना शुरू कर सकते हैं, राइट। मेरी अपनी ही बॉडी सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन 99.99% ऐसा नहीं होता। आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ प्रोटीन्स, राइट। सो इसलिए मैंने नॉन सेल्फ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस भी किया हुआ है। आगे हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के व्हाट आर बेसिकली एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज की डेफिनेशन मेरे पास क्या है? एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स that forms at the time of exposure to the antigens। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये वो खास किस्म की प्रोटीन्स हैं कि जो मेरी बॉडी में आम हालात में नहीं होती। ये मेरी बॉडी कब बनाएगी? जब कोई फॉरेन प्रोटीन मेरी बॉडी के अंदर आएगी। तो जब भी कोई फॉरेन प्रोटीन मेरी बॉडी में आएगी तो उसके रिस्पॉन्स में मेरी बॉडी एक और एंटी प्रोटीन बनाएगी, उस प्रोटीन के अगेंस्ट एक और प्रोटीन बनाएगी। दैट इज बेसिकली द फाइटर प्रोटीन, दैट इज द किलर प्रोटीन, एंड दैट वेरी प्रोटीन दैट कैन किल, इरेडिकेट, इमोबिलाइज द फॉरेन एंटीजन इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी। याद रखने वाली बात यह है कि एंटीजन भी यूजुअली एक प्रोटीन होती है और एंटीबॉडी भी यूजुअली एक प्रोटीन ही होती है। सिर्फ फर्क ये है कि जो एंटीबॉडी है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है और ये जो जिन जैसी आंटी हैं ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। हालांकि आप लोगों को मैंने बहुत दफा पहले बताया है कि कभी आंटी तो जिन जैसी हो ही नहीं सकती, राइट। आगे चलते हैं। नेचर मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स के एंटीबॉडीज की? कि एंटीबॉडीज आर बेसिकली प्रोटीन्स इन नेचर। ये तो बेसिकली प्रोटीन्स हैं, तो इनका नेचर ये है। अब सिंथेसिस कहाँ होती है? सिंथेसिस के लिए यूजुअली दीज प्रोटीकल एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और वो लिम्फोसाइट्स के जो एंटीबॉडी बना सकते हैं दे आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। दे आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? बी लिम्फोसाइट्स। बनेंगे ये मेरे बी लिम्फोसाइट में। आखिरी बात आज की कर रहे हैं कि व्हाट इज द साइट ऑफ देयर एक्शन, ये जाके काम कहाँ करेंगे? तो आंसर इसके राइट आफ्टर देयर प्रोडक्शन वी सेंड देम टू द ब्लड, और ब्लड से ये फिर चल जाएंगे कहाँ? हमारे लिम्फ में। और लिम्फ में आपको पता है कि वी हैव गॉट अ वेरी स्पेसिफिक साइट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द लिम्फोसाइट, एंड दैट वेरी साइट इज कॉल्ड एज व्हाट? नथिंग अदर देन लिम्फ नोड्स। तो ये मेरे लिम्फेटिक सिस्टम, राइट, और फिर मेरे लिम्फ नोड्स वगैरह में जाके रहते हैं। और मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि ये पुलिस एनकाउंटर टाइप काम करेंगे, हमारे कमांडोज के तौर पे काम करेंगे, और जब भी कोई फॉरेन एंटीजन आएगी ये उसको फौरी तौर पे किल करने की 100% कोशिश करेंगे। तो ये थी बातें आज के लेक्चर के बारे में। सो टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स, एंड लेट मी से अल्लाह हाफिज़।